गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 43 जो आपकी आज डेट 12/10/2020 को आई है, इसको डिस्कस करेंगे। बेटा आज की वर्कशीट है, आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है इस वर्कशीट से, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। चलिए स्टार्ट करते हैं आप आज की वर्कशीट। हमारे आसपास के पदार्थ तत्व, मिश्रण और यौगिक के रूप में अवस्थित रहते हैं। बेटा हमारे आसपास जितने भी प्रकार के पदार्थ होते हैं वो 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, 3 रूपों में पाए जाते हैं: तत्व, मिश्रण और यौगिक। तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो कि एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बनते हैं। उदाहरण सोना, सोडियम और मैग्नीशियम। कहने का मतलब यहाँ पर ये है बेटा, जो सोना होता है या सोडियम होता है जो तत्वों की फॉर्म में पाया जाता है, तो इसमें एक ही प्रकार के अणु या कण होते हैं। जैसे कि सोडियम में सारे कण जो होते हैं या अणु होते हैं वो सोडियम धातु के ही होंगे। ठीक है बेटा। और आइए इसकी वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों महसूस पड़ी ये हम पढ़ते हैं। तो बेटा इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी और क्योंकि तत्वों के सुव्यवस्थित उनके अध्ययन को आसान बनाने के हेतु वर्गीकृत किया गया। ठीक है बेटा। जो तत्व होते हैं आपके जितने भी प्रकार के ज्ञात तत्व हैं उनको सही तरीके से व्यवस्थित रखने के लिए वर्गीकरण किया गया ताकि आप उनका अध्ययन आसानी से कर सकें। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में ज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे उनके वर्गीकरण का प्रयास किया गया। बेटा दूसरा कारण यह है कि वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वर्गीकरण के द्वारा हमें पता हुआ कि धातु और अधातु तत्व दो रूपों में पाए जाते हैं। इसके अलावा उनके गुणधर्मों के बारे में भी हमको पता चलता है वर्गीकरण से। अब आपके आइए डॉबेराइन का तर्क। सबसे पहले इनका डॉबेराइन ने एक फॉर्मूला दिया था, उसको डॉबेराइन का तर्क कहते हैं। इनको जो उन्होंने तत्वों के मतलब किस प्रकार वर्गीकृत किया गया ये आइए समझते हैं। सन 1817 में डॉबेराइन एक जर्मन विशेषज्ञ ने समान गुण धर्मों वाले तत्वों को एक समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। जब तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया गया तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त हुए जिन्हें त्रिक कहा गया। त्रिक का मतलब 3 होता है बेटा। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो जो लिथियम का परमाणु भार होगा और सोडियम का होगा, पोटेशियम का होगा बेटा। ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला त्रिक जिनके परमाणु भार क्रम से लिथियम का 6.9, सोडियम का 23.0 और पोटेशियम का 39.0 है बेटा। तो इसमें सोडियम का परमाणु भार इन दोनों के जो परमाणु भार का होगा औसत होगा बेटा। ठीक है। इसी प्रकार इसकी कुछ सीमाएं हैं क्योंकि ये त्रिक वाला सिस्टम जो फॉर्मूला दिया था उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया था त्रिक के आधार पर, उसमें कुछ कमियाँ थी तो उनको कमियों को सीमाएं कहते हैं। डॉबेराइन उस समय के ज्ञात तत्वों को में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की पद्धति सफल नहीं रही। बेटा उन्होंने जो त्रिक का जो फॉर्मूला दिया था तत्वों के वर्गीकरण के लिए उसमें वह ज़्यादा तत्वों के बारे में नहीं बता पाए थे और उन्होंने केवल त्रिक के माध्यम से कुछ तत्वों के बारे में, जैसे कि यहाँ पर 9 तत्व के दिए गए हैं, उनके बारे में ही बताया पाया था। न्यूटलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूटलैंड ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। इनकी तुलना उन्होंने संगीत के अष्टक से की थी। इसको अष्टक सिद्धांत कहा गया। उदाहरण लिथियम, सोडियम धातु के जो होते हैं गुण समान होते हैं। ये देखिए दूसरे में ये लिथियम, सोडियम के तत्वों के जो गुण थे वो समान थे। इसी प्रकार बेरिलियम, मैग्नीशियम के, लेकिन इनके नियम में भी कुछ सीमाएं
कुछ कमियां पाई गई। तो पढ़ते हैं, आइए क्या कमियां थी। यह नियम केवल कैल्शियम धातु तक लागू होता है। मतलब ये जो फॉर्मूला बताया था, सिद्धांत बताया था, ये केवल हल्के तत्वों पर ही लागू होता है, जबकि भारी तत्वों पर ये बेटा लागू नहीं होता। दूसरा है, नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। सारणी में तत्वों को सामंजित करने के लिए इन्होंने केवल दो तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्वों को भी गुणों में समानता नहीं थी, उसको भी एक साथ रख दिया। ये इसकी सीमाएं थी, कमियां। और इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर हैं। तत्वों को वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों थी, इसका आंसर हमारे को ऊपर मिल जाएगा बेटा, अभी हमने पढ़ा था। ये आवश्यकता हो गया। तत्वों को व्यवस्थित रूप से पढ़ने के लिए, उसके अध्ययन को आसान बनाने के लिए, नए ज्ञात तत्वों से धातु एवं अधातु को वर्गीकृत करने के लिए, और अन्य तत्वों के गुणधर्मों को पढ़ने जानने के लिए। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखिए जो डोबेराइन के त्रिक दर्शाते हैं। तो इसको बेटा यहाँ से कर लेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों डोबेराइन के त्रिक दर्शाते हैं। इसको लिख लेंगे आप। यहाँ पर 9 कौन से लिख सकते हैं, ये आप चॉइस कर लीजिए कहाँ कौन से लिखनी है आपको। न्यूटलैंड ने तत्वों के 8 तत्वों की क्षैतिज पंक्तियों में विभक्त किया। बेटा ये सत्य है या असत्य है? तो बेटा ये असत्य है। ठीक है बेटा, असत्य क्यों है? क्योंकि इन्होंने क्षैतिज पंक्तियों में विभक्त नहीं किया था, समूह में बांटा था, समूह में बांटा था, इसलिए ये असत्य है। अगला है, न्यूटलैंड के अष्टक नियम की 2 सीमाएं लिखिए। तो बेटा अष्टक नियम की 2 सीमाएं यहाँ से लिख देंगे। एक तो है ये तत्वों के गुण सारणी से मेल नहीं खाते थे। दूसरा है, ये नियम केवल कैल्शियम धातु तक लागू होते थे, अर्थात हल्के तत्वों तक ही लागू होते थे, भारी तत्वों पर यह सिद्धांत या नियम लागू नहीं होता था। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तत्वों के समूह में वर्गीकृत किया जा सकते हैं। तो बेटा पहला है, ये चलिए ये देखिए, पहला है सोडियम, सिलिकॉन और कैल्शियम। तो सोडियम का 23 है, सिलिकॉन का 28 है और कैल्शियम का 35 है। तो बेटा ये वर्गीकृत नहीं किए जा सकते क्योंकि इनके परमाणु भार जो होते हैं, द्रव्यमान होता है, इनमें सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है डोबेराइन के त्रिक के अनुसार, इसलिए ये डोबेराइन के त्रिक नहीं बनाता है। ठीक है बेटा, अगला देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो बेटा ये डोबेराइन का त्रिक बनाता है, ये बनाता है बेटा, क्योंकि इनके जो गुण हैं आपस में मिल खाते हैं और इनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो पहले और तीसरे के जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसके औसत का मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान है, इसलिए ये डोबेराइन के त्रिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस तरह से आपकी आज की वर्कशीट पूरी हुई। उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी और अच्छी लगी होगी वीडियो।